लाइट में एक्सप्लेन हो सकती है. तो मेरे एवोल्यूशन का इनकार करने वाले लोगों से मेरा एक क्वेश्चन ये है, कैसर साहब से भी मेरा क्वेश्चन है कि वो क्या समझेंगे कि क्रोमोसोम 2 की जो फ्यूजन है, अगर एवोल्यूशन झूठ है तो वो क्यों हुई. ठीक है. और क्या क्या कैसर साहब ये समझते हैं कि मजहब एवोल्यूशन को रिजेक्ट करने की एक वजह है, और अगर वो वजह है तो क्यों है. क्योंकि मजहब जो है वो एविडेंस पे तो नहीं चलता, मजहब तो डॉगमा पे चलता है, मजहब तो ईमान पे चलता है, और एवोल्यूशन साइंस है, और साइंस जो है मजहब पे या ईमान पे नहीं चलती. साइंस किस चीज पे चलती है? साइंस एविडेंस पे चलती है, साइंस डिस्कवरी पे चलती है. ठीक है. तो और मैं, वही बात है, कैसे साहब इस बात को जरूर क्लियर करेंगे कि वो एवोल्यूशन को क्यों बिलीव नहीं करते और वो क्यों मानते हैं कि एवोल्यूशन गलत है, और अगर वो बताना मुनासिब समझें कि वो उनकी बेसिक वजह क्या है एवोल्यूशन का इनकार करने की. ठीक है. बस मैंने यही कहना था हारिस. मेरे ख्याल है कि आई कंप्लीटेड इट बिफोर टाइम. अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आपका. यू हैड अनदर मिनट एंड हाफ लेफ्ट. और कैसे साहब, आपके आधा घंटा मैं आपको अभी देता हूं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लूं कि आप क्या चाहेंगे. आप म्यूट पे हैं, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको 5 मिनट की वार्निंग दे दूं फॉर टू रिमाइंडर, और सब टू यू. चल मैं आपको इसका दे दूंगा. और आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, और हम भी अपने आप को म्यूट ही रखेंगे. और आपका आधा घंटा स्टार्ट होता है अब. सॉरी. अच्छा चलें, अब मैं आपका टाइम दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ. आपका आधा घंटा स्टार्ट होता है अब. थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू. आप, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक जी. राइट. थैंक यू सो वेरी मच इंडीड गालिब साहब, बड़ी डिटेल प्रेजेंटेशन आपने दी. अगर आप हारिस मेरी प्रेजेंटेशन अगर आप पुल अप कर सकें, बी वेरी काइंड ऑफ यू. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका. नाउ द क्वेश्चन हियर इज़ के क्या ह्यूमन एवोल्यूशन, क्या ये वाकई ही ये हुई है? आई मीन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स. एंड द थिंग इज़ के जब हम कहते हैं कि क्या ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है, तो इसके बहुत से डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं. बट द मोस्ट ऑब्वियस मॉडल दैट वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट के जो डार्विनियन एवोल्यूशन है, क्या वो वाकई हुई है या नहीं हुई है. ये शुरू में क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है कि एवोल्यूशन के बहुत से मतलब व मफाहीम हैं, बहुत से इसके मतलब हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक मतलब ये है कि जो टिपिकल न्यू सिंथेसिस या जो न्यू डार्विनिज्म है, जो बेसिकली ऑपरेट करता है कि रैंडम म्यूटेशन होती है और उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन उस पर एक्ट करती है, और ये जो प्रोसेस है सारे का सारा ये अनगाइडेड होता है. सो दैट इज़ वन. उसके साथ साथ हमारे पास इसके और मैकेनिज़म्स मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल विद इन इवोल्यूशन हमारे पास उसका एक मैकेनिज़्म ये मौजूद है कि वेल इट डज़ हैपन, लेकिन यू नो नेचुरल सिलेक्शन एवरीथिंग एल्स, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन इटसेल्फ एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है. जैसे कि थर्ड वेव इवोल्यूशन है, जो कि काइंड ऑफ आप उसे लमार्क की थ्योरी से काफ़ी मिलती जुलती उसका एक आप ऑफशूट्स कह सकते हैं. पर दे हैव अ सीरियस क्वेश्चंस कि नेचुरल सिलेक्शन तो हमने एक खुदा के बराबर एक चीज़ बना दी है कि जो समझ नहीं आती नेचुरल सिलेक्शन में डाल देते हैं. वी डोंट इवन एक्सप्लेन कि नेचर क्यों सेलेक्ट करती है, वो उसकी ड्राइविंग फोर्सेस क्या हैं उसकी अपने पीछे. हाउ डज़ इट कैलकुलेट कि किस जीन को उसने सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना. हाउ डज़ इट डिसाइड कि जो बेनिफिशियल जीन है वो क्यों बेनिफिशियल है और फ्यूचर में उसका क्या बेनिफिट होगा. सो एंड सो फोर्थ. सो आई मीन देयर इज़ कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है. दैन एक इसकी तशरीह ये है कि जो स्पीशीज़ हैं उसके अंदर ही इवोल्यूशन होती है, जी विच इज़ मोर ऑफ अ केस ऑफ एडेप्टेशन, ये जो माइक्रो इवोल्यूशन है. सो ऑब्वियसली कोई एक चीज़ हम इस पे जो इवोल्यूशन हम जब बात करते हैं तो उसका क्लियर मतलब हम नहीं लेते, इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो डार्विनियन इवोल्यूशन है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ. यू नो एडेप्टेशन से मुझे खुद के प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया. राइट. Moving on, human evolution true hell. If you give me 1 second, let me see if I can get up my presenter view. Just 1 second, please. राइट. मेरी स्क्रीन अभी भी शेयर है आपके साथ? जी जी बिल्कुल सही है. राइट. ओके, थैंक यू वेरी मच इंडीड. आई जस्ट नीड टू टेक दिस टू राइट. ओके, दिस शुड बी
I'm sorry, I'm having a little technical glitch here. Okay, here we are. हमें साफ नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन. अरे मेरा प्रेजेंटर व्यू इज जंपिंग ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि बेसिकली मैं चाहता हूँ कि समथिंग शुड गिव मी क्लियर आइडिया कि मैं स्लाइड्स को चेंज कर पाऊँ बेसिकली. चलो मैंने पॉज कर लिया, नो स्ट्रेस. थैंक यू. ओके, दिस शुड बी फाइन. थैंक यू वेरी मच इंडीड. बहुत शुक्रिया आपका. राइट, तो मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ की चीज़ें हैं जो डिबेट का स्कोप है मैं उसके हवाले से मैं तय कर दूं कि नंबर वन ये कि हम प्योर साइंस की बात करेंगे. मैं प्योर साइंस की बात करूंगा क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम टिपिकली स्पीकिंग जो साइंस की बात होती है उसमें मज़हब को किसी न किसी तरह से हम लेके आ ही जाते हैं, एंड दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी अनकम्फर्टेबल विद. जो साइंस की बात है उस पर साइंस ही होनी चाहिए और मैं वही बात करूँगा. उस पर हम पैलियो बायोलॉजी की बात करेंगे, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे, एब्सोल्युटली. लेकिन रिलीजन को मैं डिस्कस नहीं करूँगा. एंड द सेम थिंग देन गोज़ कि जो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर होंगे उसमें भी ऑल्दो ये हारिस का प्रोगेटिव है, उनका हक है कि वो किस सवाल को सिलेक्ट करते हैं किसका नहीं करते हैं. लेकिन मैं ये पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई मजहबी सवाल आता है तो मैं बड़े पोलाइटली मैं डिक्लाइन कर दूँगा, इसलिए कि ये जो हमारी ओवरऑल जो डिस्कशन है इसका ताल्लुक साइंस के साथ है. राइट, ये कुछ तमहीदी मेरी स्लाइडें हैं. उसके बाद फिर हम जो मेरा टॉपिक है मैं उसकी तरफ मैं आना चाहूँगा बड़ी तेज़ी के साथ. ना एक बात कही जाती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंसेस, यानी कि जो गैर मामूली दावे होते हैं वो तकाजा करते हैं कि उनका गैर मामूली सबूत दिया जाए. ये बात आमतौर पे एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं, डार्विनिस्ट कहते हैं, लिबरल्स कहते हैं, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ. आई एब्सोल्युटली एग्री विद इट. बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए. लेकिन ये कहना कि इंसानों की इवोल्यूशन हुई है ये एक गैर मामूली दावा है, ये मामूली बात नहीं है. इट्स समथिंग जो कि कायनात में एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है अमंग अदर इवोल्यूशन. लेकिन चूँकि मैं सिर्फ इस वक्त इंसानी इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, देयरफॉर मैं उसको लिमिट कर रहा हूँ अपने आप को यहाँ पे. तो इस गैर मामूली दावे का हमें गैर मामूली एविडेंस भी चाहिए होगा. और चूँकि ये ऑपरेशनल साइंस कम और हिस्टोरिकल साइंस ज़्यादा है, इसलिए हमें इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस फॉसिल रिकॉर्ड में चाहिए और जेनेरिक्स में चाहिए. ऑपरेशनल साइंस इवन दो कि इस वक्त भी हम इंसानों में होने वाली जो अडेप्टेशन है उसको देख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम उसकी बात नहीं कर रहे. हम बात ये कर रहे हैं कि 6 से 8 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, एंड सो फोर्थ. देयरफॉर देयर इज़ अ मोर ऑफ हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ इट. तो वो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस जो है वो हमें गालिब साहब से इस बहस में वो चाहिए होगा. बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा हुआ नहीं. नाउ बिफोर वी गो ऑन टू इट, जो हमारा साइंस के बारे में नॉलेज होता है आमतौर पे दो उसके सोर्सेज होते हैं. एक पॉपुलर मीडिया है जिसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वगैरह जो अवामी आमतौर पे बातें होती हैं. और दूसरा सोर्स होता है हमारा जो एक्चुअल साइंटिफिक लिटरेचर है, जिसमें रिसर्च पेपर्स होते हैं, जिसमें टेक्निकल पेपर्स होते हैं. और टेक्निकल और रिसर्च पेपर्स की भी हर बात ऐसे नहीं मानी जा सकती. उसमें भी जो इन्फ्रेंस है वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन होती है. उसमें जो फैक्ट्स बयान किए जाते हैं, हक़ाइक़ जिनको वेरीफाई किया जा सकता है, उसको हम ठीक मान सकते हैं. आम तौर पे होता ये है कि हम अपनी मुबाहिस में कोई साइंसी लिटरेचर की बात नहीं करते. इनफैक्ट अभी आप गालिब साहब को आपने आधा घंटा सुना, सिर्फ उन्होंने एक शायद नेशनल साइंस अकेडमी ऑफ साइंस कोई ऐसे इदारे को उन्होंने बताया कि उन्होंने एक वो बात कही है. बट अगेन दैट इज़ मोर ऑफ अ कॉमेंट. उसमें भी कोई रिसर्च की बात नहीं थी. इट वाज जस्ट ए जनरल कॉमेंट. मैं ऐसा नहीं करूँगा. मैं इवोल्यूशन के हवाले से जितनी भी आपसे मैं बातें शेयर करूँगा, हर बात का एविडेंस मैं आपको साइंटिफिक लिटरेचर से दूंगा कि साइंटिफिकली स्पीकिंग हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इंसानों का इर्तिका हुआ है. नाउ अलाउ मी टू स्टार्ट. पहले बात करूँगा मैं फॉसिल्स की, उसके बाद मैं बात करूँगा जेनेटिक्स की, एंड होपफुली आधे घंटे में मैं इसको कंक्लूड कर पाऊँगा. The fossil evidence for human evolution, well, there isn't much really. I mean, हमारे पास क्या है फॉसिल के जो हमारे पास रिकॉर्ड है? क्या हमारे पास आज से 2 मिलियन साल पहले, 4 मिलियन साल पहले के हमारे पास हड्डियाँ मौजूद हैं? येस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल हैं, उसमें कोई मसला नहीं है. लेकिन क्या हमारे पास कुछ ऐसा
सब्सटेंशियल किस्म का एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस है इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी दावे को साबित करने के लिए, जिससे हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये इन्फर कर सकें कि हमारे पास ये वाकई ही हमारे पास वो एविडेंस फॉसिल में मौजूद है? एंड द आंसर इज़ नो, वो हमारे पास नहीं है। नाउ मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मजमून है, इसलिए मैं मजमूई तौर पे तो जो फॉसिल रिकॉर्ड है उस पर मैं बात नहीं कर सकूँगा। सो व्हाट आई विल डू इज़, ये स्टैंडर्ड मॉडल आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमारे पास जो जीनस एस्ट्रोलोपिथेकस है और उसके बाद जीनस होमो है हमारे पास, एंड यू कुड डाइवर्जेंस लाइंस हमारे पास मौजूद हैं पीछे जो जा रही हैं समवेयर बिटवीन 6 to 8 मिलियन ईयर्स। अगेन मैं उस सब की बात नहीं कर सकता, मैं बात करूँगा फ्रॉम एस्ट्रोलोपिथेकस ऑनवर्ड्स, जिसमें हमारे पास यानी कि एस्ट्रोलोपिथेकस से जीनस होमो है और फिर उसके बाद जीनस होमो के अंदर अंदर हमारे पास हैबिलिस इरेक्टस और सेपियंस, ये मेजर 3 ट्रांजेक्शंस हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत से ऑफ शूट्स हैं, जिसमें अर्गेस्टस है और जो आर्काइक ह्यूमंस, आई मीन टेक्निकली जो इरेक्टस है वो भी आर्काइक के बड़े करीब है, इन सम कैलकुलेशंस वो भी आर्काइक का हिस्सा है, लेकिन मैं सारे आर्काइक्स की भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि 3 मेजर ट्रांजेक्शंस हमें बताई जाती हैं जो इवोल्यूशनिस्ट्स हैं उनकी तरफ से, तो मैं सिर्फ इन्हीं पे ही मैं बात करूँगा। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और उसके बाद यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जीनस होमो और फिर होमो के अंदर ही फ्रॉम हैबिलिस टू erectus और then erectus to sapiens, and here goes। सबसे पहले from Australopithecus to Homo, ये पब्लिकेशन है रॉयल सोसाइटी की। जो लोग साइंटिफिक लिटरेचर को पढ़ते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि दुनिया में जो कदीम तरीन और वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं साइंस के हवाले से, रॉयल सोसाइटी का ताल्लुक उनसे है। 2016 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम ही था कि फ्रॉम एस्ट्रोलोपिथेकस टू होमो द ट्रांजिशन दैट वाजंट। उसमें वो लिखते हैं कि ऑल्दो द ट्रांजिशन from Australopithecus to Homo is usually thought of as a momentous transformation, the fossil record bearing on the origin and earliest evolution of Homo is virtually undocumented। कि although बहुत ज़्यादा कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि ये जो evolution है बेसिकली एक momentous change है एस्ट्रोलोपिथिक्स से ह्यूमंस की तरफ या होमो की तरफ, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास कोई फॉसिल रिकॉर्ड इसका नहीं है। यानी कि इन अदर वर्ड्स ये ख्याल हो सकता है, तखय्युल हो सकता है, लेकिन वो जिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस उनके पास नहीं है। वी देन मूव ऑन। हेनरी जी इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया और ये बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से इनको देखा जाता है नेचर में। और नेचर अगेन अगर आप साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ते हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं गालिब तो यकीनन पढ़ते होंगे, Nature is one of the most credible scientific literature publication platform, right? इसमें जो पेपर है न्यू अर्ली ह्यूमन फॉसिल्स, हेनरी जी उसमें लिखते हैं कि chimpanzees and humans most recent common ancestor is thought to have lived in Africa around 6 million years ago. This estimate is based on difference between the DNA and other biomolecules of modern apes and humans. Fossil evidence is scant and controversial। कि जो हम दावा करते हैं, सोचते हैं, हमारा ख्याल है एक जो कि हम 6 मिलियन साल पहले जो हमारी डाइवर्जेंस हुई है chimpanzees और ह्यूमंस की, और उससे पहले हमारा एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था, ये कुछ हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं मॉडर्न ह्यूमन और एप्स, जो जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, सिर्फ हम उसकी बेस पे कहते हैं। जहाँ तक फॉसल का ताल्लुक है वो तो ना होने के बराबर और जो है वो भी मुतनाज़ है, और जो मुतनाज़ है वो तनाज़ा मजहबी लोगों और इवोल्यूशनिस्ट लोगों के दरमियान नहीं है, वो इवोल्यूशनिस्ट और इवोल्यूशनिस्ट के ही दरमियान वो आपस में डिसएग्रीमेंट है, और वो इतना डिसएग्रीमेंट है कि वो हैरान कर देने वाला है। उस पर अगर हम कभी सेपरेट बहस करें कि मैं अगर आपके सामने एविडेंस लेके आऊँ कि इवोल्यूशनिस्ट एक दूसरे के बारे में क्या समझते हैं, इसमें कितने फ़िरके पाए जाते हैं, कितने इसमें फैक्शंस हैं, आप जो मजहबी फ़िरके हैं उनको आप भूल ही जाएंगे। बट ओबियसली ये मजहबी बहस नहीं है, इसलिए मैं अपना जो फोकस है वो मैं रखना चाहूँगा जो हमारी मौजूदा बहस है उस पर। राइट, वी देन हैव हॉक एट ऑल मीन्स के हॉक के साथ जो और लोग थे बशमूल हॉक, ये उनका पेपर है जर्नल ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन 2000। उसमें लिखते हैं कि नो ग्रेजुअल सीरीज ऑफ चेंजेस इन अर्लियर एस्ट्रोलोपैथीन पॉपुलेशंस क्लियरली लीड टू द न्यू स्पीशीज़ Homo sapiens and no Australopithecine species are obviously transitional। कि कोई हमारे पास जो टिपिकल डार्विन में जो एक फाइलेसिक ग्रेजुअलिज्म का नज़रिया है कि स्लोली चीज़ों में चेंजिंग आती है और उसके बाद फिर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक नई स्पीशी में इवॉल्व हो जाते हैं, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जहाँ तक एस्ट्रोलोपिथेकस की क्रीचर्स यानी कि जो एस्ट्रोलोपिथेसीन्स थे उसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि वो होम्स में है, और जो एस्ट्रोलोपिथेसीन्स हैं इटसेल्फ उनमें से भी कोई ऐसा ट्रांजिशनल नहीं है कि जो एस्ट्रोलोपिथेसीन से पहले की क्रीचर है उसके बाद
एस्ट्रोलोपिथेसिस आए हों और फिर ह्यूमंस आए हों, ऐसा भी कोई एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई यानी कि कोई ट्रांजिशनल है ही नहीं. सो अगेन दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट. मूविंग ऑन, ये जो अगला पेपर है ये हमारा जो बेसिकली ये यू नो द इम्प्लीकेशंस ऑफ अर्ली ह्यूमनिड, ये मॉर्फोलॉजी के हवाले से बड़ा अहम है और ये भी नेचर में पब्लिश हुआ है. इसमें एक बड़ी अहम बात कही गई है और वो ये है कि दी semicircular canal dimensions in Crania from southern Africa attributed to Australopithecus resemble those the extant great apes. कि बेसिकली ये जो हमारे कान की जो इनर कनाल्स हैं उनकी शेप जो एक्सटेंट ग्रेट एप्स, जो अभी भी ग्रेट एप्स मौजूद हैं, उनसे बड़ी मिलती जुलती हैं. हाँ, इस बात की अहमियत क्या है? इस बात की अहमियत ये है कि जो बाईपैडल्स होते हैं, इनके दो पाँव पे चलने वाली जो मखलूक़ात हैं, जैसे हम इंसान हैं, हमारे लिए बैलेंस का बहुत हमारे लिए ज़रूरी होता है बैलेंस रखना हमारे लिए, कि चार तो हमारे पास लिम्स होते नहीं हैं जिन पे हम चल सकें, दो पिलर्स हैं, चार नहीं हैं. तो बैलेंस जो हमारा है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे जो आँख की जो मैं चाहूँगा जो हमारे कान के किनाल्स हैं उसके साथ हैं. जो ये हमें बताया जाता है कि एस्ट्रोलोपिथेकस से होमो एवोल्यूशन हुई है, वल ये हो ही नहीं सकती, इसलिए कि उसके लिए बाइपेटैलिटी चाहिए होगी विद इन दैट स्पीशीज़, जिसका सबूत हमारे पास नहीं है. इनफैक्ट उसके ख़िलाफ़ सबूत है, इसलिए कि वो जो बैलेंस चाहिए हमें दो कदमों पर चलने के लिए, वो तो स्पीशीज़ में था ही नहीं. तो फिर किसने ये कहानी खुद से ही घड़ ली कि वो हमारे एंसेस्टर थे? देयर इज़ नथिंग इन द फॉसिल रिकॉर्ड दैट सेज सो. इनफैक्ट फॉसिल रिकॉर्ड में उसके खिलाफ एविडेंस मिलता है हमें. Then lastly, moving on, habilis to erectus. ये जो अगला हमारी जो मेजर ट्रांजिशन है, कि अब यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि जो हमारे साइंटिफिक लिटरेचर है वो तो क्लियर है कि भाई हम पे ही कोई इल्ज़ाम न लगाइएगा, हम कोई ऐसा नहीं कहते कि हमारे पास एविडेंस है, कोई फॉसिल्स की हद तक हमारे पास कुछ भी नहीं है. देन वी मूव इन टू दी जीनस होमो. और ये बात मैं बड़ी एहतियात से कहना चाहता हूँ, इसलिए कि साइंटिफिक कम्युनिटी में बड़ा शदीद इख्तलाफ है. कुछ लोग ये समझते हैं कि जो होमो हैबिलिस हैं उसको जीनस होमो में नहीं होना चाहिए, उसको एस्ट्रोलोपिथेकस का हिस्सा होना चाहिए, इतनी सिमिलैरिटी हैं. बट वेदर वो है या नहीं है वो मेरा काम नहीं है. लेकिन जो आपके सामने मैंने एक टेबल रखा है वुड एंड कोलार्ड का, ये जर्नल साइंस में पब्लिश हुआ और नाम है इस पेपर का द ह्यूमन जीनस, जिसमें उन्होंने जो मालूम स्पीशीज़ हैं उनके रिजेम्बलेंस बताई है, जिसकी उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, H, A and I. H ह्यूमन लाइक यानी कि इंसानों की तरह, A एप लाइक यानी कि एप्स की तरह, और I इंटरमीडिएट. नाउ जो उन्होंने होमो हैबिलिस का कहा है, जो सेकंड स्पीशीज़ फ्रॉम द टॉप आपको नज़र आ रही है, उसके बारे में वो क्या कहते हैं कि उनका बॉडी साइज़ एप लाइक था, बॉडी शेप एप लाइक थी, लोकोमोशन एप लाइक, जॉज एंड टीथ एप लाइक, डेवलपमेंट जो ओवरऑल डेवलपमेंट है एप लाइक, ब्रेन साइज एप लाइक. यानी कि लोकोमोशन यानी कि हमारा जैसे लोकोमोशन इंसानों का, जैसे कि हम चलते हैं दौड़ते हैं, तो उसके लिए जो हमारा जो पेल्विस का जो स्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो उसके लिए अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. लेकिन जो एप्स है मिसाल के तौर पे विद इन देयर सब स्पीशीज़, जो दरख्तों पे चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, हाथों पाँव पे चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो लोकोमोशन के जो अडेप्टेबिलिटीज़ हैं वो उससे मुताबिकत रखनी चाहिए. लेकिन अगर वो सारी की सारी एप्स वाली हैं, तो फिर ये किसने अफसाना घड़ लिया कि हैबिलिस जो है वो इरेक्टस के अपना उसके वो उससे उसकी एवोल्यूशन हुई है. और अगर आप ये कहते हैं, और मैं गालिब साहब से पूछना चाहूँगा कि नहीं, उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि हैबिलिस के अंदर कुछ थोड़ा चेंज आता रहा हो और वो बाद में इरेक्टस आ गया हो. वेल, साइंस आपके अपने मुताबिक, और मैं भी इस बात से मुतफिक हूँ कि वो ईमान पे तो चलती नहीं है, उसका तो एविडेंस देना होता है. एंड आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि आप उसका हमें क्या एविडेंस देते हैं. राइट, वी देन मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पेपर, जो कि हार्ट फिगर शेरर ने लिखा है, 1991 का है. ये लूसी के बारे में बात कर रहे हैं, और लूसी जो है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस का हिस्सा थी. ना वो ये कहते हैं कि इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट एन एवोल्यूशनरी सीक्वेंस इन विच होमो हैबिलिस विद लेस ह्यूमन लाइक लोकोमोटर अडेप्टेशंस इज इंटरमीडिएट बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस एंड बाइपेडल होमो इरेक्टस. नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, ये इंग्लिश एक्सप्रेशन है. इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये चीज़ नहीं होने वाली, कि जो लूसी का हम कह रहे हैं कि वो एक इंटरमीडिएट कोई एक फॉसल है, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इसलिए कि जो उसके भी लोकोमोटर रेपुटेशंस हैं वो सारी की सारी इंसानों वाली नहीं हैं, बाईपेडल्स वाली नहीं है, बाईपेडैलिटी की तरफ वो जा ही नहीं रही हैं. देयरफॉर अगेन वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम, जिसका कोई सलूशन हमारे पास नहीं है. स्वाई इसके कि एक क्वेश्चन हमारे पास रह जाता है कि अगर कोई एविडेंस नहीं है तो किस बेस पे फिर एवोल्यूशन दावा करते हैं कि ये एवोल्यूशन हुई.
दैट टेक्स मी टू द सेपियंस. नाउ सेपियंस के बारे में अगेन रॉयल सोसाइटी को मैं कोट करना चाहूँगा. ये 2016 में इसका एक मेजर थीम, एक थीम जिसके अंदर कई पब्लिकेशंस उनकी हैं, कई रिसर्च पेपर्स हैं. वो थीम है मेजर ट्रांजिशंस इन ह्यूमन इवोल्यूशन, जिसमें वो लिखते हैं कि pragmatically the search of origins is a recipe for frustration. There may be a hypothetical point of origin for Homo sapiens, but to find one fossil closer to that elusive point that another is only to engender the search for another that is closer still, until the path leads inexorably to origins of something else. Basically वो कहते हैं कि जो हमारा Homo sapiens का जो origin है, ये सिर्फ एक frustration की रेसिपी और कुछ भी नहीं है. हमारे पास एक हाइपोथेटिकल पॉइंट हो सकता है, मीन्स कि एक फ़र्ज़ किया हुआ एक मफरूज़ा हो सकता है, हमारी तख़य्युल में हो सकता है कोई पॉइंट, लेकिन कोई ऐसा फॉसिल नहीं है जो हमें उस मकाम तक ले जाए जिससे हम कह सकें कि यहाँ से ये हमारी इवोल्यूशन हुई है होमो सेपियंस की. बल्कि होता ही है कि जब कोई मिलता है फॉसिल, हम उसकी जब तहकीक करने के लिए जाते हैं तो इवेंचुअली वो किसी और चीज़ का निकल आता है, किसी और पाथ की तरफ लीड करता है, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता. आई डोंट नो इससे ज़्यादा और वजाहत से वो क्या कह सकते हैं. देन एक ऑलमोस्ट कंसोर्डियम ग्रेड रिसर्च है जिसमें नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है यूके का, और उसके साथ साथ जो रिसर्चर थे वो फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट एंड मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. Very powerful paper जिसमें वो लिखते हैं कि no specific point in time can currently be identified when modern human ancestry was confined to a limited birthplace. The known patterns of first appearances of anatomical or behavioral traits that are often used to define Homo sapiens fit in a range of evolutionary theories. कि हमारे पास बहुत सी theories हैं और सबकी अपनी अपनी theories हैं, अपने अपने frameworks हैं, क्योंकि जो theory of evolution है ये बाकी theories की तरह नहीं है जिसमें हमारे पास मोस्टली सर्टनिटीज़ हुआ करती है, फिर उसमें डेवलपमेंट का चांस होता है. इवोल्यूशन में हमारे पास कुछ भी सर्टन नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट. बस अपने अपने वो फ़िरके हैं और वो यही कह रहे हैं कि बहुत सी इवोल्यूशनरी थ्योरीज़ हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन सबूत हमारे पास नहीं है. अगेन मैं जानना चाहूँगा कि अगर हमारे पास सबूत नहीं है तो फिर हम किस हवाले से कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद है. पर्टिकुलरली मैं ये चूँकि गालिब साहब से बहस हो रही है, उनका एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था जिसमें वो कह रहे थे कि किताबों में इतने अल्फाज नहीं हैं जितने हमारे पास फॉसिल्स हैं. आई वुड एब्सोल्युटली लव इट कि अगर आप वो 3 फॉसिल्स आज हमें दिखा सकें जिसमें ट्रांजिशन हुई हो एस्ट्रालोपिथेकस से हैबिलिस और हैबिलिस से अपना जो हमारा एरेक्टस हैं और एरेक्टस से सेपियंस. जस्ट 3, दैट्स व्हाट वी विल आस्क फॉर. फर्दरमोर ये हमारा पेपर ओरिजिन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ह्यूमन एंसेस्ट्री, ये भी नेचर में पब्लिश हुआ है 2021, अभी एक साल नहीं हुआ, फरवरी 2021 में पब्लिश हुआ था, जिसमें जो इसके राइटर हैं बर्गस्ट्रॉम एंड स्ट्रिंगर, वो कहते हैं कि contrary to what many believe, neither the genetic nor fossil records has so far revealed a defined time and place for our origin, for the origin of our species. कि आम जो ख्याल है जो लोग समझते हैं उसके टोटल बरक्स मामला है. हमारे पास ना कोई जेनेटिक एविडेंस ऐसा है, ना कोई हमारे पास फॉसिल एविडेंस ऐसा है जिससे अपने ओरिजिन्स को हम आइडेंटिफाई करके बता सकें कि देखें भाई ये हमारे ओरिजिन्स हैं. अगेन साइंस बिलीफ पे नहीं चलती है, एविडेंस पे चलती है. अगर एविडेंस नहीं है तो ये बिलीफ कौन लेके आया है? आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट. नाउ ब्रीफली मैं यहाँ पे एक और थ्योरी का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा विच इज़ पंक्चुएटेड एक्विलिब्रियम. पंक्चुएटेड एक्विलिब्रियम क्या है? वेल बेसिकली अगर मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ जो कि साइंटिफिकली ही रिपोर्ट हुई है, साइंस डायरेक्ट में फॉर एग्जांपल इसकी एक डेफिनेशन रिपोर्ट हुई है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द स्पीशीज देमसेल्व्स exhibit morphological stasis and then speciation, that speciation is geologically speaking instantaneous and is accompanied by rapid morphological shifts. कि हमारे पास जो थ्योरी है ये कहती है कि जो स्पीशीज़ होती हैं ये मॉर्फोलॉजिकल स्टेसिस को एग्जिबिट करती हैं. स्टेसिस मींस कि मिलियंस, कई 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स जो स्पीशीज़ हैं उनमें कोई तगय्युर नहीं होता स्वाय माइनर चेंजेस के, यानी कि जिसमें मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट नहीं होती. मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट मींस के एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी में इवॉल्व हो जाना, ऐसा नहीं होता. उसके बाद जियोलॉजिकल स्पीकिंग बड़े जल्दी एक इवोल्यूशन होती है और नई स्पीशीज़ वजूद में आ जाती हैं. Isn't that fantastic? Right. और फिर इसी की एक और डेफिनेशन हमें मिलती है स्पेसिएशन एंड बर्थ्स ऑफ इवोल्यूशन में. ये रिसर्च पेपर का नाम है, जो इसका जर्नल है वो है इवोल्यूशन एजुकेशन एंड आउटरीच, जिसमें ऑथर्स कहते हैं कि द थ्योरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट इवोल्यूशनरी चेंजेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट पीरियड्स ऑफ रैपिड इवोल्यूशन फॉलोड बाय लॉन्गर पीरियड ऑफ स्टेसिस इन विच नो चेंज अकर्स. नाउ
یہ بیسکلی پچھلی سلائڈ کی ایک کنٹینیویشن ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے ٹائم پہ اسٹیسز ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک دم سے ایوولوشن ہو جاتی ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑی کوئک ایوولوشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر لمبا عرصہ کئی 100 ملین کو یہ نہیں ہوتا. بس اگین اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے, میں اس کو اسکپ کرنا چاہوں گا. اور یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ہارورڈ یونیورسٹی پریس کی ہے, لیکن اس کو اسکپ کرتے ہوئے سوال ہے کہ وائی, آخرکار ہمیں اس تھیوری کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جس آدمی نے بنائی ہے, ایکچولی میں اسی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ نائلز ایلرج اور اسٹیون جے گولڈ یہ لیجنڈری پیلیو اینتھروپولوجسٹ ہیں. یہ تخلیق ہے یہ تھیوری, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ the evolutionary tree that adorn our textbooks have only the tips and nodes of their branches, the rest is inference however reasonable, not the evidence of fossils. کہ ہمارے پاس کوئی فاسل ریکارڈ تو نہیں ہے, یہ جو ہمارے بڑے خوبصورت ایوولوشنری ٹریز بنے ہوئے ہوتے ہیں ہماری ٹیکسٹ بکس میں, یہ ٹریز کے اوپر جو ہیں ٹپس اینڈ نوڈز, جو پتوں کے اوپر والا حصہ ہے, وہاں پہ ہم نے اسپیشیز رکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ کوئی فاسل کا ایویڈنس نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. اور چونکہ ہماری بات جو ہے یہاں پہ یہ ہیومن ایوولوشن کے حوالے سے ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اسٹیون جے گولڈ کیا کہتے ہیں. Well, he says most hominid fossils, even though they serve as a basis for endless speculation and elaborate storytelling, are fragments of jaws and scraps of skulls. کہ ہماری جو بڑی ایلیبریٹ قسم کی اسٹوری ٹیلنگ چل رہی ہوتی ہے, بڑا بتاتے ہیں کہ ہم یہ جو جنوں پریوں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ پھر ایسے ایوولوشن ہوئی, پھر یہ اسپیشی آئی, وہ آئی. حقیقت یہ ہے کہ فاسل ریکارڈ پہ ہم نے بڑا کچھ کر دیا ہے, لیکن وہ صرف کچھ ٹوٹے ہوئے جبڑوں اور کچھ بوسیدہ سی کھوپڑیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ میٹافوریکلی کہہ رہے ہیں, لیکن بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اتنی کام کی چیز نہیں ہے. نوٹ کیجیے گا یہاں پہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہومینڈ کیا ہے, ہومینن نہیں کیا. ہومینن از ٹو سے کہ جو ہماری جو ہیومن اسپیشیز ہیں, جس میں ارگیسٹس ہے یا ایریکٹس ہے یا نیاندرتھالز اینڈ سو فورتھ, ویراز جب ہم ہومینڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں مجموعی طور پہ جو ہمیں جو ایوولوشنسٹ کا خیال ہے کہ جس میں ایپس, گوریلاز, بونوبوز, چمپینزیز, یو نیٹ, یہ سارے کے سارے ہومینڈ میں ہیں. تو وہ صرف ہومینڈ کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہومینڈ کی بات کر رہے ہیں کہ جو مجموعی طور پہ تاثر ہے کہ ہم ایپ سے ایوولو ہوئے ہیں, کچھ بھی ہمارے پاس فوسل میں قرار واقع نہیں ہے. رزلٹ کیا ہے کہ فاسل ریکارڈ تو ہمیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس نہیں دیتا. اب میرے پاس تقریباً 5 منٹ رہ گئے ہیں جس میں جلدی آگے بڑھنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں غالب صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ اگر فائلیٹک گریجولیزم کی تھیوری ٹھیک ہے تو پھر ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ہمیں وہ فاسل ریکارڈ دکھا دیں جو آہستہ آہستہ, جس میں وہ جو ہمیں گریجولیزم نظر آتا ہو کہ کس طرح سے آہستہ آہستہ اسپیشیز ایوولو ہوتے ہوتے موجودہ انسانوں تک آ گئیں. اور اگر آپ گریجولیزم کو نہیں مانتے, آپ پنکچویٹڈ ایکولیبریم کو مانتے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فاسل ریکارڈ ہے ہی نہیں, کم سے کم میننگ فل فاسل ریکارڈ نہیں ہے. ان دس کیس اگر آپ کے پاس فاسل ریکارڈ نہیں ہے تو ہمیں آپ کی بات ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے. آپ ایک مان لیں یا دوسری مان لیں, آپ بھی ویری مچ انٹرسٹڈ کہ آپ کس طرف جاتے ہیں. That quickly takes me to genetics. In genetics we have an even bigger problem.